आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर YouTube चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारा प्रयास जारी है और इसी सिलसिले में हम आज लेकर आए हैं T20 2020 सीरीज, जिसमें हम लेकर आते हैं सामान्य अध्ययन के किसी विषय से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे आने वाले एग्जामिनेशन बीपीएससी 17वीं पीटी, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 3.0, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और सबसे बड़ी परीक्षा 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा के लिए भी यह सीरीज हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रश्नों की श्रृंखला का अभ्यास करना चाहते हैं, जैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आपका स्वागत है हमारे T20 सीरीज़ में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं T20 सीरीज़ में हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे आगे चल कर के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए आज का पहला प्रश्न है, त्रयी नाम है। त्रयी क्या है? ऑप्शन है 3 वेदों का नाम है त्रयी, धर्म, संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का। तो फ्रेंड्स त्रयी नाम है किसका? 3 वेदों का, धर्म, संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसम का। तो त्रयी नाम है 3 वेदों का। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है त्रयी नाम है 3 वेदों का। 3 वेदों को हम लोग त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम लोग त्रयी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रागैतिहासिक युग से, बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, सी है ऐतिहासिक युग से और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग। तो जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आज से कितना साल पहले का इतिहास हम लोग जानते हैं, लाखों साल पहले के बारे में जानते हैं, हज़ारों साल पहले का इतिहास होता है, 2 दिन पहले का इतिहास होता है। तो कहने का मतलब है किस समय के इतिहास को हम किस स्रोत के माध्यम से जानते हैं, उसके आधार पर हम इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं। इतिहास के संपूर्ण कालखंड को, प्राक इतिहास काल, आदि इतिहास काल और ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो संबंधित होता है वह आदि इतिहास काल से है, आदि इतिहास काल से संबंधित है। अब आदि इतिहास काल क्या होता है? तो प्राक इतिहास काल हमारे अतीत का वह कालखंड जब मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और उन समय के बारे में जानने के लिए हमारे पास, उस समय के बारे में जानने के लिए हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत है और उसमें भी केवल अलिखित है, उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। और आदि इतिहास काल क्या है? तो वह कालखंड जिसमें उस समय के बारे में जानने के लिए हमारे पास लिखित सोर्स मौजूद हैं, मिला है, लेकिन हम उसकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे बोलते हैं आदि इतिहास काल। और ऐतिहासिक काल जब से जानने के लिए हमारे पास तमाम तरह के सोर्सेज मौजूद हैं और लिखित स्रोत जो मिले हैं उस समय के उन्हें पढ़ लिया गया है, वहीं से शुरुआत होती है ऐतिहासिक काल की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि आद्य इतिहास काल के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ें मिली हैं खुदाई से, उनमें जो कुछ लिखा हुआ है उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। अतः हम इसको आद्य इतिहास काल में रखते हैं, क्योंकि आद्य इतिहास काल की परिभाषा ही है अतीत का वह कालखंड जिसके बारे में जानने के लिए लिखित स्रोत मौजूद है लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल कब शुरू होता है? जब किसी समय को जानने के लिए हमारे पास लिखित स्रोत मौजूद हो और उसे पढ़ करके उस समय के बारे में जानकारी हासिल किया जा चुका हो तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता तो हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा आद्य इतिहास काल में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीज़ें मिली हैं वो लिखित है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, यानी उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रयास जारी है उसको पढ़ने का लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आंसर, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की, देखिए क्वेश्चन 3 नंबर पे है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसे कुछ नाम दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा उनका गृह
त्याग, यानी उन्होंने जो गृह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में, उस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। चौथा प्रश्न है, अनात्मवाद सिद्धांत है। अनात्मवाद मतलब आत्मा में विश्वास नहीं करना, आत्मवाद का ठीक उल्टा अनात्मवाद। तो अनात्मवाद सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध दर्शन का। महात्मा बुद्ध, बौद्ध का जो दर्शन उसमें आत्मा की कल्पना नहीं की गई है। महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा को नहीं मानते थे। इसका मतलब यह हुआ कि बौद्ध धर्म अनात्मवादी धर्म है, जो आत्मा को नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ऑप्शन है त्रिपिटक, दीपवंश, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। फ्रेंड्स 600 BC में जो 16 महाजनपद थे हमारे देश में, उसके बारे में जानने के लिए जैन ग्रंथ ललित विस्तार, भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है आपको। किसके बारे में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के बारे में। तो त्रिपिटक में नहीं है ये जानकारी, दीपवंश में नहीं है, दीर्घ निकाय में नहीं है, तो किस में है? अंगुत्तर निकाय में उस समय के 16 महाजनपदों की जानकारी है, जो एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय इसका आंसर हो जाएगा। यानी अंगुत्तर निकाय एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब 6 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था? ऑप्शन है हखमानी वंश, ससानी वंश, पार्थियन वंश और कुषाण वंश। तो फ्रेंड्स प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण करने का जो श्रेय गया है, हम श्रेय कह सकते हैं भारत के लिए, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो सिकंदर के, लेकिन कहने वाले उनके लिए तो श्रेय है। तो प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया है? तो हखमानी वंश के राजाओं ने। इसका शासक का नाम है डेरियस प्रथम, दारा प्रथम। 519-20 के आसपास में डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था और यह भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण था। तो आपको 519 ईसा पूर्व के आसपास ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उसी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। भारत पर पहला आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, उसी ने किया था। अब अगला प्रश्न है 7 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर ने जब भारत पर अटैक किया था तो पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो सिकंदर का आक्रमण भी भारत पर हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिकंदर के पिता का सपना था विश्व विजय करना, जो उसका सपना उनका असफल हो गया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके पिताजी का जो सपना था वो सिकंदर ने अपने आप पर ले लिया कि हमें विश्व विजय करना है और इसी अभियान पर निकला। तो उस समय भारत पर, और हालांकि सिकंदर के सैनिक ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिए और लौट गए और इस तरह से भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण था वो टल गया। लेकिन पूछा यहाँ जा रहा है कि सिकंदर ने जब अटैक किया था तो उस समय उत्तर भारत पर शासक कौन था? नंद का, मौर्य का, शुंग का, कण्व था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश का। नंद वंश का शासक धनानंद शासन कर रहा था भारत पर और उनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य चाणक्य जी, और उसी समय उनसे विवाद हुआ था क्योंकि जब सिकंदर का अटैक था तो सिकंदर के अटैक से रक्षा के लिए सेना तैयार करने का सलाह दिए थे धनानंद को, लेकिन ये सलाह उनको पसंद नहीं आया धनानंद को और उन्हें अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था या निकलने को विवश कर दिया था। जिसके बाद ही चाणक्य ने कसम खाई थी कि धनानंद तुम्हारा राज हम नाश करके रहेंगे। और इसी संदर्भ में जब वो तक्षशिला जा रहे थे चाणक्य महोदय, तो उन्हें रास्ते में एक बालक मिला था जिसे उन्होंने अपने पास ले गया साथ में और उसे योद्धा बना करके पुनः अटैक करके धनानंद की हत्या करवा के नंद वंश का खात्मा किए थे। और वो बालक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इस तरह से नंद वंश का खात्मा करके भारत में मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद ये के
के बाद यानी धनवंत को हटा करके जिस नए वंश की स्थापना किए उसका नाम है मौर्य वंश। यानी चाणक्य कौन हुए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुए। अगला क्वेश्चन है, अब एक और बात यहाँ जान लीजिए, सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण हुआ तो प्रथम यूनानी आक्रमण किया है। भारत पर दूसरा आक्रमण है लेकिन यूनानी आक्रमण में प्रथम है। ठीक है, प्रथम आक्रमण तो आपने देखा इसके पहले क्वेश्चन में कि ईरान के हखमनी वंश के साथ आक्रमण किया था, और भारत पर दूसरा आक्रमण किया सिकंदर ने। लेकिन पहला यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर यूनान का था, तो पहला यूनानी आक्रमण किसका? सिकंदर का। और ऐसे पूछे पहला आक्रमण तो ईरान के हखमनी वंश का, और भारत पर दूसरा आक्रमण तो सिकंदर का। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकटस कहा गया है? आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यूनानी ग्रंथों में जो उनका नाम आता है वो नाम है सेंड्रोकटस। तो जस्टिन जो एक लेखक है यूनान का, उसने अपनी रचना में, किताब में सेंड्रोकटस कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में सेंड्रोकटस कहा है। किसने? यूनानी लेखक जस्टिन ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। साक्षरता परीक्षा हो या बीपीएससी का कोई एग्जामिनेशन हो, TRE 3 हो या बिहार SI हो, इस तरह के प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं आपको। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते होंगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसने काफ़ी बड़ा पराक्रम दिखाया था। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन है कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपको राजपूत काल के बारे में। यानी 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो भारत का काल है उसे राजपूत काल के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारे राजपूत राजवंश आपस में शासन कर रहे थे भारत पर और आपस में लड़ते रहते थे। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर कब्जा जमाने के लिए कई शक्तियों में लड़ाई हुई थी, उनमें 3 प्रमुख शक्ति थी। ये उसी में पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं था। यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या हुआ? तो हर्षवर्धन के मरने के बाद, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, तो कोई भी राजा जो भारत के थे वो हर्षवर्धन के राज्य के पर कब्जा करना चाहते थे। चूँकि हर्षवर्धन काफ़ी हद तक उत्तर भारत को जीत चुके थे, तो अब उत्तर भारत में कन्नौज बहुत बड़ा शहर बन चुका था, बहुत बड़ी राजधानी बन चुकी थी, बहुत संपन्न नगर था, तो उस पर जो कब्जा कर लेता तो उसे माना जाता कि वो भारत का सबसे बड़ा राजा है। इसलिए कन्नौज पर कब्जा करने के लिए आपस में भारत के राजा लड़ते रहते थे। और वो लड़ाई कन्नौज पर कब्जा करने के लिए 3 राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी, 3 राजवंशों के बीच में हुई थी। उसे कहते हैं कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राजाओं में जो संघर्ष हुआ था उसमें कौन एक राजा नहीं था, यानी कौन एक वंश नहीं थे, और 3 रहे होंगे। तो देखिए, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा चोल, क्योंकि कन्नौज के लिए 3 राजवंशों में संघर्ष हुए थे, उनका नाम है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन ने बनाया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि हर बार हम 20-20 क्वेश्चन में से प्रयास करते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों पे छोड़ दे, ये पता करने के लिए आगे आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो बताइए कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन थे? खफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास जी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जिस पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन, अल्मीडा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जमोरिन। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले आई थी पुर्तगाली कंपनी, और उसके लिए वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे।
यानी वास्को डी गामा को ही भारत की खोज करने का श्रेय भी जाता है। तो वास्को डी गामा जब भारत में आया था तो केरल के पास जो जमोरिन थे उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जमोरिन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी पटना में? 1601 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1774 ईस्वी, 1658 ईस्वी। तो 1658 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1674 ईस्वी में, पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में, स्पेन वासियों ने 1680 ईस्वी में, फ्रांसीसियों ने 1745 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया है पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही छापाखाना भारत में लाने का काम किया है। इस तरह से भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस मशीन लाया है पुर्तगालियों ने। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इसका हो जाएगा, पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब लाई? तो आपने देखा कि पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? आप सभी लोग जानते हैं कि एक दादा अब्दुल्ला जी थे व्यापारी भारत के, उनके मुकदमे को लड़ने के लिए गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका। और जब वहाँ गए थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि गोरे और काले में काफ़ी भेदभाव हो रहा है। और जब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें गोरों ने ट्रेन से फेंक दिया था, यानी गिरा दिया था कि आप क्यों इतने अच्छे बोगी में चढ़े हुए हैं, आपको जनरल बोगी में जाना चाहिए। और इसलिए उनको ट्रेन से धकेल कर गिरा दिया था। ऑप्शन है जोहानसबर्ग, पीटर मोरित्जबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। इसका आंसर हो जाएगा पीटर मोरित्जबर्ग। निम्नलिखित में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन है CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी आपको स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू के सामने नेहरू रिपोर्ट है, MK गांधी चंपारण आंदोलन है, SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक है, MA जिन्ना खिलाफत आंदोलन। आप सब लोग जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू थे ही, MK गांधी चंपारण आंदोलन किए थे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सुमिलित नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? भारत माता रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, वीरांगना रेजिमेंट। इसका आंसर हो जाएगा रानी झांसी रेजिमेंट। इस प्रकार से हम लोगों ने आज के 2020 सीरीज में कुल 20 प्रश्नों को देखा। और ये 2020 सीरीज का ये वीडियो आज का वीडियो था जिसमें कि हमने इतिहास के 20 प्रश्न को उठाए थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, सक्षमता परीक्षा के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रश्न इसमें से आएंगे। अभी हाल फिलहाल में TRE 2.0 में से हमारे वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले थे। तो इस तरह से हमारे T20 सीरीज को देखिए आप लोग। और अन्य वीडियो भी हमारा बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स है। अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है कि कोई भी शिक्षक BPSC से जो नियुक्त हुए हैं उन्हें भले ही अपने विषय पर पकड़ रहा होगा, वो एग्जाम निकाल लिए, लेकिन गांधी मैदान से जो खबरें आ रही थी, अब सच है कि नहीं हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे टीचर से जब पूछा जाता है राष्ट्रपति का नाम क्या है, उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो वो नहीं बताते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए चाहे आम नागरिक हो या कोई शिक्षक हो या किसी पद पर हो, आपको हमारा वीडियो देखिए। इस तरह के कौन क्या कहाँ सीरीज है, नेशनल सीरीज है और बिहार स्पेशल सीरीज है। बिहार में कौन किस पोस्ट पे है उसकी सीरीज के लिए बिहार स्पेशल सीरीज है और नेशनल सीरीज भी है। तो दोनों सीरीज को आप अच्छे से देखिए और सफलता प्राप्त कीजिए। तो सक्षमता परीक्षा वाले तो जोर लगा दीजिए क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल उठ चुका है। 3.5 लाख लोग, बहुत सारे लोग तो BPSC का एग्जाम देके ज्वाइन कर भी लिए, नियोजित शिक्षक का पद छोड़ करके चले गए वो BPSC टीचर में। लेकिन जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया या पास नहीं हुए हैं उनके लिए सक्षमता परीक्षा है, एक रास्ता है राजकर्मी बनने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दे और शेयर कर दे। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन होगा, उसे आप दबा दें ताकि हमारे जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक सूचना चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।